हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मारूफ समाजवादी नेता, लेखक, राइटर वसीम गादी साहब। गादी साहब, आपका इस्तकबाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गादी साहब, अभी जो लोकसभा और विधानसभा बाईपोल्स के नतीजे आए हैं उसमें विपक्ष की एकता और नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता को बहुत गहरे तरीके से आकलन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 4 साल ही में मोदी का असर जो है वो बेअसर हो गया। देखिए, आज हमारा मुल्क और मुल्क के अवाम एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हुए हैं। जब कर्नाटका के रिजल्ट आए तो अवाम ने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया है जो बहुत ख़तरनाक है। अगर बीजेपी की हुकूमत बनती तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता, लेकिन उससे भी ख़तरनाक है कि जो अब मौजूदा हुकूमत बनी है, क्योंकि जो हमारे वज़ीर आला कर्नाटका के बने हैं कुमारस्वामी देवगौड़ा साहब, उनके ऊपर 8-8, 9-9 केस चल रहे हैं। अगर उनकी इंक्वायरी हो गई और उनको सज़ा हो गई तो उनको ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग हमारे मुल्क की, हमारे सूबों की रहनुमाई करें जिनके ऊपर एक दाग भी लगा हो, ना कि जिनके ऊपर 8-8 केस चल रहे हो। लेकिन क्या करें, जो हुकूमत मोदी साहब से जो अवाम की उम्मीदें थीं वो एक भी उम्मीद पूरी नहीं हुई और अवाम ने गुस्से में कर्नाटका में इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब को पूरा वर्डिक्ट नहीं दिया, बहुमत नहीं दिया, जिसकी सज़ा अवाम को भी भुगतनी पड़ेगी, बीजेपी को भी भुगतनी पड़ेगी। और ये जो एकता कांग्रेस की और देवगौड़ा साहब के, जो कुमारस्वामी साहब की जो ये एकता हो रही है, ये हुकूमत बन रही है, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक ख़तरा है। लेकिन केरला समेत देश के विभिन्न राज्यों के बाईपोल को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, बाईपोल की बात ये थी कि जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे तो उनकी जो तकारीर थी, उनके जो भाषण थे, अवाम की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। अवाम बहुत परेशान नहीं थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी। लेकिन अवाम ने जब मोदी साहब की तकरीरें सुनी, जब मोदी साहब के ने जो जिस तरीके की बातें कही, तो अवाम को बहुत उम्मीद हो गई थी मोदी साहब से और लोगों को लगा कि एक इनकलाब आने वाला है, एक शानदार हुकूमत आने वाली है, गंगा साफ़ होने वाली है, काला धन वापस आने वाला है, सफाई होने वाली है, शौचालय बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो बाई इलेक्शन हुए, 11 असेंबली इलेक्शंस हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए और 4 जो है लोकसभा के हुए हैं, जिसमें से 3 लोकसभा के इलेक्शन हारी है बीजेपी और 10 जो है वो एमएलए के इलेक्शन हारी है। और अभी भी एक साल है, हम मोदी जी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि इस मुल्क में जो कांग्रेस ने भी जो अवाम के साथ किया है 70 साल में, वो ऐसा नहीं किया। जब हम इंग्लैंड को देखते हैं, जब हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, यहाँ तक कि हम दुबई को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे है। तो कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा नहीं किया कि अगर आपको मोदी जी को हटाना है तो कांग्रेस को ही लाना होगा। लेकिन ये तो और भी बहुत ख़तरनाक होगा कि अगर वो लोग जिन्होंने 1977 में हुकूमत बनाई, मुरारजी देसाई की हुकूमत गिरी, चरण सिंह की हुकूमत गिरी, वीपी सिंह की हुकूमत गिरी, चंद्रशेखर साहब की हुकूमत गिरी, उसके बाद देवगौड़ा साहब की हुकूमत गिरी, गुजराल साहब की हुकूमत बनी, फिर ये लोग अगर मुत्तहिद होते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत ही बड़ा जहर है, बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि ये सारे लोग, चाहे वो मुलायम सिंह हों, चाहे मायावती हों, चाहे आपके चौटाला हों, इन पे 50-50 मुकदमे चल रहे हैं, ये जेलों के दरवाजों पर खड़े हुए हैं। इसलिए मोदी साहब, आप सीखिए, आप अब विदेश मत जाइए, अपना पासपोर्ट आप लॉकर में रख दीजिए। आवाम की आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आज तक पे पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, मैंने कहा था मोदी जी को आना चाहिए। लोगों ने कहा कि गुजरात के कातिल हैं मोदी साहब। मैंने कहा अगर गुजरात में अगर एक फसाद हुआ है तो कांग्रेस ने हजारों फसाद कराए हैं। अगर 2000 आदमी गुजरात में मारे गए हैं तो लाखों आदमी कांग्रेस के ज़माने में भी मारे गए हैं। लेकिन मोदी साहब, आपने 4 साल में जो हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा है,
आपको एक वार्निंग है ये बाई इलेक्शन। आपने जो वादे किए थे अब आप उन वादों को पूरा करने पर लग जाइए। हम आपका साथ देंगे, हम आपका झंडा उठाएंगे, लेकिन तिरंगा उठाएंगे, भगवा नहीं उठाएंगे। आप उन पर पाबंदी लगा दीजिए जो भगवा झंडा उठा रहे हैं कि वो मुल्क का झंडा नहीं है। आपने जो वादे किए हैं, गंगा साफ करने का वादा किया है, नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया है, वो आप पूरा कीजिए। मैं, मुल्क के मुसलमान सब आपका साथ देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये भ्रष्ट लोग फिर एक साथ जमा हो जाएं, फिर सेंटर में आ जाएं, फिर मुल्क को लूटा जाए। इसलिए आपके लिए ये वार्निंग है। अगर आप वार्निंग नहीं लेते हैं तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि आपकी इस बार पार्लियामेंट में 2 सीट से ज्यादा नहीं आ सकती। और अगर आपने वादे पूरे कर दिए, अपना पासपोर्ट जो आप विदेशों में जो आप घूम रहे हैं रात दिन, अगर आपने ये अपने दौरे बंद कर दिए तो फिर हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको एक मौका और देंगे। गांधी साहब, विपक्ष के सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष इतना सेकुलर है कि उसने आजाद भारत में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री भी नहीं दिया। देखिए, ये विपक्ष जो है ये तो सेकुलर है ही नहीं, ये सीडो सेकुलर हैं। ये सेकुलरिज्म की आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, यादववाद फैलाते हैं। मुलायम सिंह आएंगे तो क्या होगा? यादववाद फैलेगा। लालू आएंगे तो क्या होगा? यादव खाएगा मलाई और मुसलमान की होगी पिटाई। इसलिए ममता जी के ज़माने में क्या हो रहा है, सारे के सारे उनके एमपी जो हैं वो आपका जो घोटाला हुआ है, लॉटरी घोटाला, उसमें सब मुलव्वस हैं। चौटाला जेल में है। आप ये बताइए कि सेकुलर तो सब हैं, ये कोई इंसान सेकुलर नहीं होता है। मैं मजहबी आदमी हूँ, आप भी मजहबी आदमी हैं। हम मुख्तलिफ मजहबों पर चलते हुए एक जो अच्छा देश बनाएंगे वो देश सेकुलर होता है, वो हुकूमत। लेकिन गांधी साहब, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर वार करते हुए कहा जो लोग जमानत पर रिहा हैं वो हमें तरीका और तमीज न सिखाएं। बिल्कुल राहुल गांधी ने सही कहा है। देखिए, सही बात सही कही जाएगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, सही बात है। अमित शाह जो हैं वो अलेजली वो जाहिर तड़ी पार रहे हैं, जेलों में रहे, और वो ऐसा ही नहीं रहा। एक तड़ी पार आदमी को अगर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें तो ये भी बहुत ही बड़ी जिल्लत है मुल्क के लिए। और क्या इनके पास अच्छे लोग नहीं है? इनके पास मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग नहीं है? इनके पास आपके अडवाणी जी जैसे लोग नहीं है? अडवाणी जी के पास 1 लाख रुपए का इल्जाम लगा था कि उन्होंने रिश्वत ली है, तो उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ मंत्रालय ही नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा है मैं सियासत में जब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं साफ सुथरा ना हूं। आप अडवाणी जी को बनाइए, आप सुषमा जी को बनाइए। आपने एक तड़ी पार आदमी को, आप जिस पे केस है, जिस पर ये लोगों को परसेप्शन है कि सोहराबुद्दीन का कत्ल इन्होंने करवाया है, मैं नहीं कह रहा करवाया है, लेकिन हुकूमत कानून से नहीं परसेप्शन से चलती है, पार्टियां परसेप्शन से चलती हैं। पार्टियां में ये आवाम क्या सोचते हैं। इसलिए राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास मुल्क के लिए एजेंडा क्या है? आपको अपनी सीट, आपको सिर्फ वजीर आजम बनना है या आप मुल्क का एजेंडा तय करिए। हम अगर अच्छा लगेगा तो हम आपको इस बार देंगे। हक दोनों का है, बीजेपी भी हुकूमत में आ सकती है, ऐसे चौराहे पे कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन ये अपना एजेंडा बताएं। और एजेंडा बताने के लिए नारे नहीं चाहिए। मोदी जी, जहां जहां आपकी हुकूमत है, राहुल गांधी जी, जहां जहां आपकी हुकूमत है वहां 1 साल बाकी है। उन हुकूमतों में, उन स्टेट्स में, उन सूबों में आप वो काम करके दिखाइए जो आप सेंटर में आके करने वाले हैं, तभी हम आपकी नीयत पर आपके ऊपर भरोसा करेंगे। और मोदी जी, आप तो सेंटर में भी हैं। आप हालांकि 10 स्टेट में, आप झूठ बोलते हैं कि आप 22 स्टेट्स में हैं, आप सिर्फ 10 स्टेट में हैं। बाकी सब में आपने धांधलेबाजी करके, आपने बल और पैसे और धन की ताकत पे आपने हुकूमत बनाई है। लेकिन आपको वार्निंग के साथ हम एक मौका देंगे। अगर आज आप ये फैसला कर लें कि हम इस मुल्क को वो सब कुछ देंगे जो आपने 1913 और 1914 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जो वादे किए थे, वजीर आजम बनने के बाद वादे किए थे। हम नहीं चाहते कि आप हटें, हम नहीं चाहते कि आपकी पार्टी हटे, लेकिन आपके जो कारनामे हैं, गाय के नाम पर कत्ल किया जा रहा है। आज एक औरत सुरक्षित नहीं है। आज आपके फिर एक एमएलए ने रेप कर दिया और उसको अभी अरेस्ट नहीं किया आपने। आपके यहाँ अभी विदेशों में एक बात चल रही है कि हिंदुस्तान में गाय सुरक्षित है लेकिन बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो आप अपना ये तर्ज हुकूमत तब्दील कीजिए। गांधी साहब, मेरा आखिरी सवाल,
अब जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी बाईपोल के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने लगी है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि लालू जो हैं और लालू का जो परिवार है, भ्रष्टाचार और करप्शन में मुल्क में इनको पहला अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार क्या करें, एक तरफ गड्ढा था, दूसरी तरफ खाई थी। एक तरफ करप्शन था जब लालू थे, तो सिवाय लालू का धंधा है, उनकी फैमिली का धंधा है। कहते थे लालू जी, मैं तो किसान का बच्चा हूं। अरे भाई, किसान के बच्चे हो तो करोड़ों रुपया कहां से आ गया? ये बड़े बड़े फार्म हाउस कहां से आ गए 100-100 करोड़ के? अब नीतीश जी ने लालू को इसलिए छोड़ा कि वो भ्रष्ट हैं, वो बदउनवान हैं। लेकिन अब जब उनको पता लगा कि ये तो भगवा वाले लोगों में मैं फंस गया, तो इसके लिए यही मिसाल है कि रजिया फंस गई गुंडों में। इन्होंने 2 लाख तलवारें बंटवा दी, इन्होंने फसादात करवा दिए आते ही। और उस जो इनके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बेटा जिसने वहां पे फसाद करवाया बिहार में, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। और वो ये कहता है कि ये जो एफआईआर है, इसको तो फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। ये संविधान को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते, तो क्या करेगा नीतीश? उधर भी परेशान है। मैं तो नीतीश जी, आपने बहुत हुकूमत कर ली, आपने बहुत सेवा कर ली, अब आप हिमालय में चले जाइए या हरिद्वार चले जाइए और अपनी हड्डियां गलाइए। आप कहाँ शरीफ आदमी हैं? आप बीजेपी और लालू के चक्कर में मत पड़िए। एक बार आखिरी दाव मार दीजिए, आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़िए, मुल्क की आवाम आपका साथ देगी, हम आपका साथ देंगे, तमाम हिंदू और मुसलमानों का साथ मिलेगा। आप इस बार अकेले इलेक्शन लड़िए और कल रिजाइन दे दीजिए और उसके बाद लगने दीजिए वहां पे राष्ट्रपति शासन।